हाँ देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का जूरी का पेपर स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड है दो चीज़ों से मिलकर बना है। टूरिस्ट प्लस प्रूडेंसिया। टूरिस्ट प्लस प्रूडेंसिया। टूरिस्ट पेटेंस को हम लोग कहते हैं शास्त्र। टूरिस्ट पेटेंस को हम लोग कहते हैं शास्त्र। और जो दो शब्द है जूरिस प्लस प्रूडेंसिया, देखिए दोनों लैटिन शब्द है। ये जो जूरिस होता है, जूरिस को हम लोग लैटिन से नॉर्मल करें तो वर्ड आता है जूर, पूरी। और इसको हम लोग अगर और इजी में जाने तो जो जूरिस है लैटिन शब्द को हम लोग जूरे कहते हैं। इसका माने होती है लॉ। तो जूरिस बराबर जूरे बराबर लॉ, पहला वर्ड है। दूसरा है प्रूडेंसिया। जो प्रूडेंसिया वर्ड है इसको हम लोग कहते हैं स्किल। स्किल मतलब नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। ये जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जूर प्लस प्रूडेंसिया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस में तो आप लोग को क्लास बताई जा रही है, इसको बहुत ध्यान से। इसके बाद आप लोग खुद की जो ब्रेन है वो जुडिशियल माइंड के रूप में कन्वर्ट होगा और आपको प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इंटरव्यू में प्रॉपर आंसर देने की कैपेसिटी होगी, क्योंकि देखिए आप लोग का जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा, चाहे आप लोअर जुडिशियल चाहे हायर जुडिशियल। ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा जब किया जाएगा, आप उनके क्वेश्चन को लीगल आंसर देंगे, तभी वो आपको अच्छे नंबर देंगे, तभी आप जज बन पाएंगे। तो पहली चीज ध्यान रखिए, जूरिस्प्रूडेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस प्लस प्रूडेंस बराबर जूरे बराबर लॉ बराबर विधि। दूसरा वर्ड है प्रूडेंसिया। प्रूडेंसिया बराबर स्किल, स्किल बराबर नॉलेज बराबर ज्ञान। देखो अब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हो गया, नॉलेज ऑफ द लॉ, नॉलेज ऑफ द लॉ, विधियों का ज्ञान। क्योंकि ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस। अब एक चीज पहले आज आप समझ गए, विधियों के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस। और कौन सी विधि, सारी विधियों के ज्ञान को। जैसे कहा जाता है कि जो हम लोग मानव हैं, हम लोग किसकी संतान हैं, सबसे पहला मानव कौन था, मनु। मनु। मनु के हम लोग सब लोग मनु के ग्रुप। पर पहले मानव के रूप में आए, उनको कहा जाता है मनु। विशाल कैमरा को म्यूट करिए। उसको कहा जाता है मनु। तो हम लोग मनु के सब, फिर तो हम लोगों ने आगे चलकर वर्ण व्यवस्था फिर जाति व्यवस्था तरह तरह के बना लिए। इसी प्रकार सारे कानून आए हैं जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फादर ऑफ द लॉ, विधियों का पिता। हम लोग तो सारे कानून पढ़ लेते हैं, लेकिन फादर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो अगर फादर के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो हम कैसे प्रॉपर आंसर दे पाए। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ द लॉ। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस आया कहाँ से, कैसे वो हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता है, वह इंडस सिविलाइजेशन, घाट की सभ्यता। सिंधु घाट की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया है, समय काल बताया गया है, वो रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 14 का मतलब होता है कार्बन। आज के साइंस के युग में किसी भी पुरानी एज को पता लगाने का सबसे जो बेस्ट सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 14। तो ये किया गया कि भाई इंडस सिविलाइजेशन के काल को भी पता लगाया जाए। तो जो साइंटिफिक सिस्टम से इस काल का पता लगा, वो पता लगा 2500 सी टू 1750, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700। ये विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, चाहे वो अमेरिका की हो, ब्रिटेन की हो, किसी देश की सभ्यता हो, सबसे प्राचीन है वो भारत की है। तो हम लोग कहते हैं सिंधु घाट की सभ्यता।
सिंधु घाट की सभ्यता के बाद वैदिक एज आती है। उस वैदिक एज में हमारे चारों वेदों की, वैदिक एज को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, ऋग वैदिक एज और लैटर वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना, और उत्तर वैदिक काल में हम लोग के अन्य वेदों की रचना, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसके साथ साथ अन्य पौराणिक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, सबकी रचना भी उत्तर वैदिक काल में हुई। तो हमारा ऋग्वेद है, उसमें जूरिस्प्रूडेंस के सारे भरे हुए हैं। उसमें जूरिस्प्रूडेंस के सारे प्रिंसिपल भरे हुए हैं। इसका की श्रेय अब आज के डेट में लेकर बैठा हुआ है स्पेन और अमेरिका। आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने किसी भी जूरिस्टिक का नाम इंडियन पढ़ा अभी तक? किसी भी भारतीय शास्त्री का नाम पढ़ा? सामन पढ़ा, विनफील्ड पढ़ा, ब्लैक स्टोन पढ़ा, अंडरहिल पढ़ा, पढ़ा सब। लेकिन क्या कारण था? हाँ, साइंस में तो साइंटिस्ट, आपको साइंटिस्ट जाते हैं, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी इंडियन जाते हैं। क्या कारण है कि लॉ के फील्ड में एक भी इंडियन जुरिस्टिक नाम नहीं है? अब इसका देखो रीजन क्या था। हमारे सबसे पुराना विश्व का जो वेद है, उसी में हमारा जूरिस्प्रूडेंस था। तो होना तो चाहिए हमारे पास इसकी आनी चाहिए, ये कहा जाना चाहिए कि जो वो इंडिया की दे। लेकिन ऐसा नहीं हो, तो नहीं हो पाया। देखो ऋग्वेद में कौन कौन से जूरिस्प्रूडेंस हैं। सबसे पहला है रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन। ये हमारे जूरिस क्या क्या है, का क्रेडिट ले लिया है डाइसिमो, लैंड के शास्त्री डाइसिमो को क्रेडिट जाता है। अब आप लोग एमसी फॉर्म में प्रीलिम्स में आते हो कि रूल्स ऑफ लॉ किसने किया? डाइसिमो। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, ये भी हमारा ऋग्वेद का है। लेकिन इसका क्रेडिट किसको जाता है? यूएसए के माउंटेन्स। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये पूरा विधि शास्त्र खड़ा हुआ है, ये भी हमारे जो है। लेकिन ये भी क्रेडिट जाता है यूरोपियन कंट्री को, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारे वेदों में इसकी चर्चा थी, ऐसा क्या हो गया ये सब हमारे हाथों में नहीं? देखिए इसका रीजन क्या है। वेद हमारा जब बना, इस समय भारत में पहली बार क्या हुआ? सोशल और रिलीजियस, सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई पहली। और उसके द्वारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म की रचना हुई। और जैन धर्म बौद्ध धर्म भारत में आया, महावीर स्वामी और महावीर महात्मा बुद्ध। दोनों धर्मों में वेद को पूरा स्वीकार नहीं किया। नया धर्म था, बड़ा प्रचलन था। और साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या हुआ, 1712 विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी हमारे ऊपर आने लगे। मोहम्मद बिन कासिम और राबर का युद्ध लड़ा, ठीक। राजा दाहिर उसमें पराजित भी। और 1000 ईस्वी 26 ईस्वी तक हमारे ऊपर महमूद गजनवी ने 17 से ज्यादा आक्रमण। देखिए, और जो बचा खुचा था वो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का 1192। 1192 हम लोग हो गए गुलाम। हमारे ऊपर किसकी सत्ता आ गई? दिल्ली सल्तनत। हमारे ऊपर शासन कौन करने लगे? गुलाम वंश के मोहम्मद शासक, तुर्क, तुर्क लोग। गुलाम वंश, लोधी वंश, गजनी वंश, ये सब हमारे ऊपर समय समय पे शासन किया। और अभी ये शासन कर रहे थे, इसके बाद मुगल साम्राज्य आ गए, का भी बड़ा लंबा 300 साल का इतिहास। मुगल अभी गए भी नहीं थे तो हमारे ऊपर अंग्रेज आ गए, आ गए, यूरोप आ गए। ये तो बहुत गलत काम है। हमारे ऊपर क्या हुआ? पुर्तगाली आए, ब्रिटिशर्स आए,
फ्रांसीसी आए, डच आए। तो हुआ क्या, 1192 से 40 तक तो हमारी भारतीय वो अंकुरित तो हुई थी, लेकिन अंकुरित होने के बाद जैसे कोई अंकुरण हो, उस पर 100 किलो का भार रख दो, तो अंकुरण का क्या होगा, दब कर कुचल कर बिल्कुल बिल्कुल। समाप्त हो जाए। इस बीच में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन थे, कि वो लोग हमसे एडुकेटेड ज़्यादा थे। इस पे क्या हुआ कि रोम ने क्रेडिट सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस, जितने भी जूरिस्प्रूडेंस हैं शुरुआत में सब रोम में रहते थे, तो रोम को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, शास्त्र का प्रारंभ करता रोम को जाता। और रोम से जब ये यूरोपियन लोग माइग्रेट हुए, आ गए इंग्लैंड। इंग्लैंड को कहा जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने क्या किया, वृक्ष का रूप दिया। और जो जूरिस्प्रूडेंस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो दिया यूएसए ने। तो 3 देशों के जूरिस्टिक आपको मिलेंगे, रोम, इंग्लैंड और अमेरिका। 3 लोगों को जूरिस्प्रूडेंस का क्रेडिट। क्यों? रीजन ये रहा है, इस समय इन लोगों ने क्रेडिट लेना शुरू किया। हम लोग क्या थे, गुलाम थे। हम लोग की कोई वॉइस नहीं थी, हम लोग की कोई आवाज नहीं थी, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं था। हमको इंटरनेशनल लेवल पर कभी बुलाया नहीं जाता था, हमारा कोई एग्जिस्ट था नहीं, हमारे ऊपर किसी किसी ने हर शासन किया। तब क्या हुआ कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, पार्ट में ध्यान, पहला है जूरिस्प्रूडेंस की उत्पत्ति, ओरिजिन, तो आपका आंसर होगा रोम। जूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट, तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड, ब्रिटेन। जूरिस्प्रूडेंस का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो आपका आंसर होगा यूएसए। अब देखिए जो जूरिस्प्रूडेंस है, इसको जानने के यूरोपियन लोगों ने 5 स्कूल खोले। जैसे एजुकेशन के लिए यूरोपियन ने कई स्कूल खोले, सीबीएसई बोर्ड खोला, आईसीएसई बोर्ड खोला। तो है हमारा, तो हम कहाँ पढ़ते थे, पेड़ के नीचे, आम के पेड़, बरगद के पेड़, पाठशाला होती थी, छत होती, गुरुकुल। छत होती थी, छत भी नहीं होती थी। तो उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के लिए 5 स्कूल खोले। 5 स्कूल का मतलब है कि अगर आप जूरिस्प्रूडेंस को जानना चाहते हैं, तो किसी एक स्कूल के द्वारा, 2 स्कूल के द्वारा, 3 स्कूल के द्वारा, 4 स्कूल, पांचों के पांचों के द्वारा आप जूरिस्प्रूडेंस को जान सकते हैं। जैसे आप लोगों को एलएलबी करना था, तो सभी लोगों ने एक ही यूनिवर्सिटी से एलएलबी पास कर रहे? नहीं, नो। किसी ने यूपी से किया, किसी ने बिहार से किया, किसी ने राजस्थान से किया, महाराष्ट्र से किया। किसी ने यूपी से किया तो यूपी में भी ढेर सारी यूनिवर्सिटी, बिहार में भी ढेर सारी यूनिवर्सिटी। लेकिन आप सभी का पेपर लगभग लगभग कॉमन, जो आईपीसी यूपी में पढ़ाया गया वही बिहार में, वही राजस्थान में, वही। लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा कि जो जूरिस्प्रूडेंस 5 स्कूल है, तो आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ये पांचों स्कूल क्या कहना चाहते हैं। देखो पहले 5 स्कूल के नाम जान लो, और आज एक स्कूल को आपको कराएंगे। देखो 5 स्कूल है। पहला है एनार्टिकल स्कूल, पहला है एनार्टिकल स्कूल, इसको हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा। सेकंड, पहला है एनार्टिकल स्कूल, विश्लेषणात्मक विचारधारा। दूसरा है हिस्टोरिकल स्कूल, ऐतिहासिक विचारधारा। तीसरा है सोशोलॉजिकल स्कूल, सामाजिक विचारधारा। फोर्थ है रियलिस्ट स्कूल, यथार्थवादी विचारधारा। और 5वें नंबर पर फिलोसफिकल स्कूल,
दार्शनिक विचारधारा। देखिए 5 प्रकार के स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस को जानने के। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। कोई स्कूल पहले बहुत अच्छा था, कोई बहुत अच्छा था, कोई स्कूल आज के समय बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहले एनार्टिकल स्कूल। एनार्टिकल स्कूल विश्लेषणात्मक विचारधारा। देखिए जब सामने रेस म्यूट करिए, आवाज नहीं होने पावे। देखिए जो एनार्टिकल स्कूल है, दो ज्यूरिस्टिक का नाम आपको याद रखना है, दो विधि शास्त्रियों का, जेरमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन। जेरमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन, ये दोनों कहाँ के थे? ये दोनों के दोनों ब्रिटेन के थे। देखिए जेरमी बेंथम के बारे में थोड़ा आप लोग को कुछ बता दें। जेरमी बेंथम साहब जो थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड को दिया था इंटरनेशनल लॉ। जो आप लोगों ने एलएलबी में इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शब्द की उत्पत्ति ठीक। दूसरा आप लोग एसआरए पढ़ते हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। ये किसके स्लोगन पर बना है, किसके पर बना है? जेरमी बेंथम। जेरेमी बेंथम। जेरमी बेंथम साहब ने ये कहा, जो वस्तु में है वो मुझे लौटा दो, जो वस्तु में है वो मुझे लौटा दो, उसके बदले में मुझे न कोई वस्तु चाहिए और न उसके बदले में मुझे कोई धन चाहिए। जो वस्तु में है मुझे लौटा दो, उसके बदले में मुझे न तो कोई वस्तु चाहिए और न कोई धन चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है, 2 साल 4 साल का, अगर किसी जिद कर रहा है, अगर कोई बैलून की जिद कर रहा है, गुब्बारे की जिद कर रहा है, तो आप उसको अगर कोई दूसरा चीज दोगे तो मान जाएगा, चुप हो जाएगा? आप उसको अगर हाँ बॉल सर। पकड़ाएंगे तो मान जाएगा? आप ही के ऊपर ऐसे बॉल फेंक देगा। आपने कोई और दूसरा चीज दिया, उसको भी फेंक देगा। जैसे छोटा बच्चा जिस जिद करता है उसको वही चीज चाहिए। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसमें ये कहा जाता है, व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सामान वापस कर दो। ये इतना बड़ा स्लोगन जिसपे एसआरए खड़ा हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खड़ा हुआ है, और जिसमें माइनर से हम अपना कोई वस्तु वापस ले सकते। अगर माइनर को हमने कोई वस्तु दे रखा है तो आपका आंसर होगा हाँ। और हमने जब माइनर के बारे में पढ़ाया था तो बताया। ये है जेरमी बेंथम। अब थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये जेरमी बेंथम कौन है। जेरमी बेंथम पहले एनार्टिकल स्कूल के ज्यूरिस्टिक है, कि स्टूडेंट थे, शिष्य थे, जिनका नाम था जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन, तो जॉन ऑस्टिन थे, इनके स्टूडेंट थे। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। देखो जो जेरमी बेंथम है का ड्यूरेशन क्या है? 1748 से 1748 से 1832, 1832। और जो जॉन ऑस्टिन है, इनका पीरियड है 1719 से 1859। 1790 से 1890, 1859, ये पीरियड है जॉन ऑस्टिन। जेरमी बेंथम आप जान गए, उन्हीं के स्टूडेंट थे जॉन ऑस्टिन। अब देखिए जो एनार्टिकल स्कूल है, हम लोग दो और नामों से जानते हैं। एनार्टिकल स्कूल को हम लोग कहते हैं इम्परेटिव स्कूल, अनिवार्य विचारधारा। एनार्टिकल स्कूल का दूसरा नाम है इम्परेटिव स्कूल, अनिवार्य विचारधारा।
और एक इसका अन्य नाम है पॉजिटिज्म, पॉजिटिज्म स्कूल, विध्यात्मक विचारधारा। ये बहुत आप लोग के एग्जाम में आता है। ये लास्ट वाला नाम एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, एनार्टिकल स्कूल इज आल्सो नोन एज, जो एनार्टिकल स्कूल हम इसको जानते हैं, इंपरेटिव स्कूल, कार्य विचारधारा। दूसरा है पॉजिटिज्म, POSITIVISM स्कूल, विध्यात्मक विचारधारा। ये दो ध्यान रखिएगा, ये विचारधाराएं हैं। अब देखिए जो जर्मी बेंथम थे तो ये गुरुजी टीचर थे। इन्होंने क्या किया, एनार्टिकल स्कूल पर एक अपनी बुक तैयार की। जो जर्मी बेंथम थे, इन्होंने 1782 में अपनी बुक तैयार की, किताब तैयार की। किताब का नाम लिखे, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। ये इन्होंने जो है अपनी बुक को तैयार किया 1782 में। लेकिन किन्हीं कारणों से टेक्निकल इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई थी। इनकी ये बुक पब्लिश हुई 1945 के मरने के बाद। जब तक ये जिंदा थे इनकी बुक पब्लिश नहीं हो पाई। और इनके न रहने पर 1945 में ये बुक पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने एनार्टिकल स्कूल के बारे में बताया था कि एनार्टिकल स्कूल क्या है, एनार्टिकल स्कूल को कैसे जाना जा सकता है, एनार्टिकल स्कूल के क्या डेफिनेशन है, सारी बातें इन्होंने। लेकिन चूंकि इनकी बुक 1945 में पब्लिश हुई, इसके पहले जो इनके स्टूडेंट थे जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन ने क्या किया, एक इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। लंदन यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक लेक्चर दिया 1825। उस लेक्चर का नाम क्या है, लिखिए, नाम में आता है। लंदन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया जॉन ऑस्टिन, द प्रोविंस ऑफ jurisprudence determined, द प्रोविंस ऑफ jurisprudence determined, ये लेक्चर दिया। जब इनका लेक्चर लोगों ने वहाँ सुना, लोग इतने ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुए, इतने प्रभावित हुए कि 1826 में, एक साल के बाद, इनको क्या किया गया, लंदन यूनिवर्सिटी में चेयर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस चुन लिया गया। बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, चेयर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र की। 1826 में जॉन ऑस्टिन को लंदन यूनिवर्सिटी में चेयर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र की चुन लिया। जब ये चुन लिया तो इन्होंने, जॉन ऑस्टिन ने बोला, जो एनार्टिकल स्कूल है इसका ये मानना है, लॉ इज कमांड बाय सोवरेन, लॉ इज कमांड बाय सोवरेन, विधि संप्रभु का आदेश। लॉ इज कमांड बाय सोवरेन, विधि संप्रभु का आदेश है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। जो जेरमी बेंथम की किताब थी वो चूंकि पब्लिश हो नहीं पाई, किसी को जानकारी हुई नहीं, और इनकी एक एक चीज़ों को पब्लिश भी किया गया, इनकी बातों को लोगों ने फॉलो भी किया और लोगों ने इनको एक्सेप्ट भी किया। देखो, जॉन ऑस्टिन को हम लोग तीन नामों से जानते हैं।
जॉन ऑस्टिन को 3 नामों से जानते हैं। फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, विश्लेषणात्मक विचारधारा के पिता। नंबर 2, ओरिजिनेटर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। विश्लेषणात्मक विचारधारा के जन्मदाता। तीसरा, फादर ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, आंग्ल विधि शास्त्र का पिता। अब देखिए, दो बातें हैं, एक जेरमी बेंथम का है, एक जॉन ऑस्टिन का है। जेरमी बेंथम ने तो किया सब कुछ, लेकिन वो जनता के सामने नहीं। उनकी तो बातें क्या थी, किताब के अंदर बंद थी, सामने आया नहीं। इसी बीच में जो जॉन ऑस्टिन उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, एक एक वर्क करना शुरू किया। और इनको क्या हुआ, एक एक डिजिग्नेशन मिलने लगा। कोई कहा फादर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस, कोई इनको कहा कि फादर ऑफ द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, तरह तरह के नाम इनको मिलने लगे। अब जो जूरिस्प्रूडेंस का कंट्रीब्यूशन है, लॉ इज कमांड बाय सोवरेन। लॉ को कोई ऐसी शक्ति है जो हर समय संचालित कर, लॉ को कोई ऐसी शक्ति है जो हर समय संचालित कर। जैसे सबसे पुराना लॉ कौन सा है, डिवाइन लॉ, दैवी विधि, जिसको अभी हमने आपको बोला कस्टमरी लॉ, दैवी विधि। इसका नाम ही है दैवी, डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या होता है, कोई सुपर पावर है जिसने हम लोग को ये लॉ दिया है। सुपर पावर कौन है, इसने हमको ये लॉ दिए। हिंदुओं के लिए सुपर पावर लाइट एंड साउंड के फॉर्म में आए, और जो मुस्लिम लॉ है, मोहम्मदन लॉ है, वो भी क्या है, खुदा का फरमान लेके आए। देखिए, जो सोवरिन है, कस्टमरी लॉ में सोवरिन कौन है, डिवाइन पावर, डिवाइन पावर। हिंदू लॉ में जो हम लोग का वेद है, हम लोग का उपनिषद है, हम लोग का आरण्यक ग्रंथ है, ये जो हमारा वेद वगैरह है, आया कहाँ से, इसके लिए आज थोड़ा सा जान लो, बाकी आप पढ़ाते हैं तो डिटेल समझ लो। देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या किया, घोर तपस्या की, तब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। देखो, जो ईश्वर हुए, प्रकट हुए, वो मानव शरीर के रूप में नहीं। क्या आप सोचो हनुमान जी आ गए पूंछ लगा के, गणेश जी आ गए, ऐसे नहीं। लाइट एंड साउंड, ध्वनि और प्रकाश के रूप। हमारे ऋषि मुनियों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कैसे आपको जाना जा सकता है, आपको क्या पसंद है, आप अपना बारे में बताइए। तब उन्होंने जो जो चीज़ों को बताया, हमारे ऋषि, उसको कहते हैं श्रुति। तो हिंदू लॉ का पहला स्रोत क्या है, श्रुति। श्रुति मतलब सुनना, जो हमने कानों से, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि वेद व्यास ने क्या किया, श्रुति में आते हैं 4 वेद हमारे, और उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ। दूसरा क्या है, इस कुछ बातें हम लोग को बाद में याद आती है कि हम उनसे मिले थे तो ये भी था। ठीक, तो जो जो बातें हमारे ऋषि मुनियों को बाद में याद आया, उसको उन्होंने स्मृति के रूप में लिख, जैसे मनुस्मृति, वाचस्पति। और बाद में तीसरा स्रोत है भाष्य एवं रचनाएं, थॉट, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने विशिष्ट ज्ञान से जिन किताबों की रचना की, जिन बारों में बताया, उसको कहा जाता है क्या है, भाष्य एवं। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा कहाँ से आया, चिल्लाते हो ना जोर जोर से, मंगल कौर तेज चिल्लाओगे। और शनिवार तो सोच लो आपके लिए इतना दर्दनाक जैसे लगता है,
इतना बड़ा क्रिमिनल आ गया आपके पीछे, भागे गए हनुमान जी के पास कि आज शनिवार है। तो आया कहाँ से ये हनुमान चालीसा? ये आया है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित। उसको तो कभी पढ़े नहीं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास ने मानव के रूप में रचना की, इसको बोलते हैं भाष्य एवं रचना। और चौथे नंबर पर आता है हमारी जो आदिकाल से चली। तो ऑस्टीन का कहना था जो लॉ होता है सोवरिन होता है, लॉ इज कमांड बाय सोवरिन। ठीक, कोई संप्रभु है और उन्होंने उन्होंने किसको संप्रभु माना था? ऑस्टीन ने किसको संप्रभु माना था? गॉड। गॉड क्या है? GOD। ठीक है, मतलब जनरेशन, जनरेट करना। हिंदू लोग कहते हैं ब्रह्मा जी जनरेट करते हैं। ओ ऑपरेशन, जो सृष्टि को चलाता है, हिंदू लोग कहते हैं विष्णु भगवान। डी डिस्ट्रॉय, जब बहुत ज्यादा अनाचार दुराचार हो जाता है, तो शंकर जी अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कहते हैं गॉड। मुस्लिम लोग कहते हैं खुदा रब। जब जो लोग ज्यादा महान हो जाते हैं तो कहते हैं सब तो एक। ठीक, तो जॉन ऑस्टिन ने कहा था गॉड जो है क्या है? सोवरिन। जॉन ऑस्टिन के लॉ को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो। देखो अब यहीं से आपका टूरिस्ट के ब्रांचेस स्टार्ट हो रही है। जो लॉ इज कमांड बाय सोवरिन है, उसमें कहा गया जो लॉ होता है वो दो प्रकार का। एक होता है लॉ प्रॉपरली शो कार्ड। लॉ प्रॉपरली शो कार्ड, वह विधि जिसे उचित तौर पर विधि कहा जाता है। वह विधि जिसे उचित तौर पर विधि कहा जाता है। लॉ प्रॉपरली शो कार्ड। दूसरा है लॉ इम्प्रॉपरली शो कार्ड। लॉ इम्प्रॉपरली शो कार्ड, वह विधि जिसे अनुचित तौर पर विधि कहा जाता है। एक उचित तौर पर विधि है, कौन अनुचित तौर पर विधि। तो देखिए जो लॉ प्रॉपरली शो कार्ड है, इसमें लॉ को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डिवाइन लॉ, दैवी विधि, और दूसरा है ह्यूमन लॉ, मानवीय विधि। तो वो जो दैवी विधि है, डिवाइन लॉ है, एग्जाम्पल है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। इसको कहते हैं ईश्वर के द्वारा, दैवी शक्ति के द्वारा निर्मित। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं। ठीक, दूसरा है ह्यूमन लॉ, मानव द्वारा मानव के लिए बनाया गया कानून तो ह्यूमन लॉ कहते हैं। मानव के द्वारा मानव के लिए बनाया गया कानून, ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के लिए बनाया गया जो लॉ है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन। फिर जो ये ह्यूमन लॉ है, इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ह्यूमन लॉ को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है सब्सटेंटिव लॉ। सब सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि या सारवान विधि। मौलिक विधि या सारवान विधि। एग्जाम्पल में लिखता हूँ IPC, TPA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आदि। दूसरे को कहा गया सब्सटेंटिव, बाद दूसरा कहा गया प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। एग्जाम्पल लिख लो CPC,
सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। ये सब के सब है लॉ प्रॉपरली शो कार्ड, हम लोग विधि। अब लॉ इम्प्रॉपरली शो कार्ड है, ये क्या होता है? जैसे कहा गया न्यूटन्स लॉ, छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। डार्विन लॉ, फैशन लॉ, ठीक है। जो हम लोगों ने साइंस के प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो लॉ है। साइंस के जो हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, मोशन के लॉ पढ़ते हैं, डार्विन लॉ पढ़ते हैं, ये लॉ है? लॉ नहीं है। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। तो लिख लो, साइंस के जो भी प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ फैशन, एक्सेट्रा आदि। देखिए जो जॉन ऑस्टिन थे, उन्होंने जब इसको बताया तो ये सब जो बातें इन्होंने बताया ये 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में जो पूरे विश्व में शासन की व्यवस्था थी वह कैसे थी? राजतंत्र, मोनार्की, डेमोक्रेसी ना के बराबर, डेमोक्रेसी ना के बराबर, ठीक। तो उन्होंने बोला कि जो ये ह्यूमन लॉ तो आ गया, ऊपर वाले ने दे दिया, और जो ये मानवीय विधि है ये कौन बनाएगा? राजा, किंग। राजतंत्र में कानून बनाने का अधिकार किसको था? राजा। और ये माना जाता था जो राजा होते हैं वो क्या होते थे? ईश्वर के अंश। तो राजा से कोई गलती होती थी? नहीं। इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स में किसी भी राजा के अगेंस्ट कोई भी और हमारा जब संविधान बना, वैसे तो अब राजा का सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन ये कहा गया जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, हमारे राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं ऑफ द नेशन है, इनके अगेंस्ट भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाएगी? चलाई ही नहीं जाएगी। अब अगर सिविल प्रोसीडिंग आपको चलाना है, सेक्शन 80, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोर्ट में कभी भी सम्मन करके सिविल केसेस में भी नहीं, ये पावर आज भी मिली है हमारे गवर्नर को। जो मानवीय विधि है उसी पर अब देखो क्या क्या लागू होता है। जब डेमोक्रेसी आ गई, लोकतंत्र आया, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र क्या है? जैसे अमेरिका। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जॉन अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन महोदय ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम होता जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार हो। कि परिवारवाद क्यों चलता है? राजा का बेटा ही राजा हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार? तब इसमें क्या है? लोकतंत्र के तीन पिलर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। प्रेस इसको जोड़ना नहीं अपने तरफ से, प्रेस वाले जबरदस्ती अपने को जोड़े रहते हैं। तीन पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब ये जो विधायिका थी को कहा गया आपका काम है विधि बनाना। भारत में इसको हम कहते हैं संसद और विधानमंडल। तो कहा गया आप केवल कानून बनाओ, इसीलिए कहा जाता है विधायक जी, ये विधायक हैं कानून बनाएंगे। सांसद जी संसद में बैठ के कानून बनाएंगे। इनके द्वारा जो संसद के द्वारा कानून बनता है, जैसे आप लोग का आईपीसी आरपीसी बन रहा है कि नहीं नया वाला, बहुत जल्दी आपका छुटकारा होने वाला तलाक आईपीसी, आपके लिए नई पत्नी आ रही है,
उसका नाम क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता। अब नई वाली आपके साथ न्याय करेगी। अभी तक पुरानी वाले को आप दंड देते थे, ठीक ना? अब आ रही नई वाली। कौन ला रहा है? विधायिका। विधायिका तो ला रही है ना। तो विधायिका के द्वारा जो कानून बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनएक्टेड लॉ, अधिनियमित विधि। इसके बाद दूसरा पिलर है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कि आप विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करिए और जरूरत पालन। पड़ने पर भी आप भी कानून बनाइए। कार्यपालिका कोई कानून बनाती है? यस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक। उसका नाम प्रशासन। कार्यपालिका के लोग हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशासन। तो कहते हैं ना ये डीएम साहब है, प्रशासन है, डीएम साहब है। इनके कानून का नाम कहा गया। लीजिए आप भी जब जैसा समझिए, जरूरत हो बनाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लॉ का ओरिजिनल प्रिंसिपल टूट ना पाए। ठीक, इनको भी दे दिया गया एक्टिव लॉ के रूप में। और इनको क्या कहा गया? सबऑर्डिनेट लॉ, अधीनस्थ विधान। ये जो बनाएंगे इसी कानून का नाम होगा अधीनस्थ विधान, सबऑर्डिनेट। इसके बाद आया तीसरा पिलर, न्यायपालिका, जहां आप लोग जाना चाहते हो। न्यायपालिका में हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का स्टेटस। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है क्या? आपके द्वारा दिए निर्णयों को लिखा जाए और लिखने के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है, संविधान का अनुच्छेद 141 कहता पूरे भारत में मानना पड़ेगा सबको, केवल एक नहीं मानेगा, स्वयं सुप्रीम। हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय पूरा राज्य मानेगा, जिस राज्य का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट स्वयं नहीं मानेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंट, पूर्व निर्णय। इसी पे एडवोकेट लोग की एडवोकेसी होती है। देखते हो पूरे चैम्बर में आईआर लगाए रहते हैं, ठीक ना? और जब जरूरत पड़ती है आईआर को देखते रहते हैं, साइटेशन पढ़ाते रहते हैं। अब क्या हो गया? तो मोनार्की थी, राजतंत्र, अब डेमोक्रेसी में आई तो ये लॉ डेवलप। जब यूनो का फॉर्मेशन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनो का फॉर्मेशन क्या है? मल्टीलेटरल, बहुपक्षीय। 51 राष्ट्रों ने संधि किया और वो बना दिया संयुक्त राष्ट्र संघ। अब ये कहा गया तो इंटरनेशनल लॉ डेवलप होगा, उसको कहा गया कन्वेंशनल लॉ, अभिसम्यात्मक। देखो अब कानून बनने के तरीके हो गए 4। एक तो डिवाइन लॉ है, और डिवाइन लॉ तो जितने डिवाइन लॉ बढ़ता नहीं, वो कांस्टेंट है, हिलता डुलता भी नहीं, ठीक। वो है हमारा हिंदू लॉ, मोहम्मद। दूसरा हमारा क्या? इनएक्टेड लॉ, पार्लियामेंट को राइट्स दिया गया है, अनवरत का कानून बनता रहेगा। इनएक्टेड लॉ का कोई सीमा नहीं है। अगर आप में से किसी से पूछा जाए भारत में कुल कितने कानून हैं, आंसर दे सकते? हम भी नहीं दे। आप किसी से भारत में टोटल कितने कानून है बता पाएगा? ये तो अलग बात है, कहते 6668 आपको बेवकूफ बनाने की। और चूंकि आपको खुद मालूम है कि सत्यता ये कि नहीं, कानून बनते ही रहते हैं। सही बात। पार्ला इसके क्या नाम है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम की भी कोई सीमा है कानून बनाने की? कोई सीमा नहीं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट बैठा 2-4 निर्णय दे दिए, बना दिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2-4 केस बना दिए, ये भी अनवरत चलता रहेगा। अब आया कन्वेंशनल, कोई सीमा? ट्रीटीज करने की कोई सीमा है? संधि करने की कोई सीमा है? नो। हर राष्ट्र एक दूसरे। जो 4 कानून बनते हैं उसमें से एक है कांस्टेंट, और उसका नाम ले लो ऊपर का जबड़ा, मुंह का। आपके मुंह का ऊपर का जबड़ा हिलता नहीं, ठीक है? राम नरेश, हाँ विजय देख लो हिल रहा है। राम नरेश जी हिला के देखो, नहीं हिलेगा ऊपर का। दीपक आप भी देख, ठीक है ना? कहीं भी नहीं। ये ज्ञान केवल परीक्षा, रिफ्रेशर, लॉ क्लासेस में मिलता है जब आने पर, और नीचे वाला हिलता है।
तो नीचे वाला है 3 लॉ, ठीक है, ऊपर वाला है कस्टमरी लॉ, नीचे वाला है 3 लॉ, इनेक्टेड लॉ, ठीक है, प्रेसिडेंट और कन्वेंस। आपके मुंह में पूरा कानून भरा है, इसलिए एडवोकेट को वाइट बैंड लगवाया जाता है। जज साहब वाइट बैंड लगाते हैं, ये सब मुंह में भरा हुआ है कानून, ठीक। अब आप उसको ऊपर के जबड़े से निकाल लो चाहे नीचे। ये है आपका जूरिस का एनालिटिकल स्कूल में सारा क्रेडिट बैठे हुए हैं जॉन ऑस्टिन। इसका रीज़न क्या है? जॉन ऑस्टिन स्टूडेंट, लेकिन चूंकि जो उनके गुरुजी थे की किताब पब्लिश नहीं हो पाई 1945 में, तब तक जॉन ऑस्टिन डेथ भी हो चुकी थी और जॉन ऑस्टिन के प्रिंसिपल को पूरे ग्लोबल में मानने लगे। और एक समय ऐसा आया था जिनको जर्मनी ने बुलाया, मेरे यहाँ भी आई, और जर्मनी में जाके इन्होंने कर दिया। जर्मनी ने ये जो एनालिटिकल है ये इस प्रकार से क्लासीफाई, क्लियर है? प्रॉब्लम हो तो, और ये यस सर, क्लियर है। सुबह 11 बजे आप लोग रेडी, 11 बजे के लमसम वीडियो चला जाएगा, इसको अपने पास रखिए, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, ठीक है। और कल के क्लास में इसको राइट डाउन कर, बात हमने बताया है आपके पास रिटर्न फॉर्म में रहेगा, तो आप जीवन भर उसको, मालूम मुँह में चोट आ गई, आप भूल गए ऊपर वाला क्या था नीचे वाला क्या था, तो वो रिटर्न फॉर्म में भी। लॉ को डरो मत, लॉ को डर के पढ़ोगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लॉ को आप उसी तरह पढ़िए जैसे क्रिकेटर मैदान में उतरता है बैट लेकर, तो उसका एम रहता है कि मैं हर बाल पे रन पीटूंगा। और जो क्रिकेटर डर डर खिला, पता ये चला 40 गेंद 5 रन बनाए आउट हो गए, और जो उतरते पहले गेंद पे चौवा मार दिया विशाल, दूसरे पे 2 रन, तीसरे छक्का, तो उसका नाम हो गया विराट कोहली। और जो डर डर खेला अगली बार चैन से भी बाहर कर दिया। अब तुम इंडिया टीम में जो एडवोकेट जो जज जो डर डर के ला पढ़ेगा वो कुछ नहीं कर, ला को एनालाइज करके पढ़िए, अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ के पढ़िए, तो जब को रिलेट करके पढ़िएगा तब जीवन। ऐसे जूरिस की किताब खरीद लो, 2 राइटर 4 राइटर 5 राइटर, और 2 महीना पढ़ डालो, अंत में 2 महीने बाद आपसे पूछा क्या क्या समझ में आया, आप बोलोगे अरे एकदम पागल हो, कुछ नहीं समझ। एक तो नया फैशन चला यूट्यूब वीडियो सुन लो, अरे जब वीडियो सुनाने वाला जब ठीक आएगा तभी तो अच्छा है। को कोरिलेट करके पढ़िए, कल आप लोग को इसको राइट डाउन करा देंगे और रिकॉर्डेड वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट।